साथियों नमस्कार। आदर्श परिवार के ऐतिहासिक व्यक्तित्व कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा होगी ऐतिहासिक व्यक्तित्व में आचार्य विनोबा भावे। हम जानेंगे आज के आचार्य विनोबा भावे कौन थे, जिनको महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और भारत का राष्ट्रीय अध्यापक के नाम से सम्मान से उनको जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आचार्य विनोबा भावे के बारे में। आचार्य विनोबा भावे का जो जीवन परिचय है वो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि बचपन से ही एक साधु सन्यासी प्रवृत्ति के रहने वाले आचार्य विनोबा भावे एक संत के तौर पर प्रख्यापित हुए। उनका नाम विनायक नरहरि भावे था। जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को उनका होता है, जो स्थान गागोद ग्राम रायगढ़ में मौजूद है। उनकी मृत्यु पावनार जो वर्धा जो आश्रम है वहाँ पर महाराष्ट्र में उनकी अंतिम समय पर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए हो जाती है। अब बात करते हैं इनके सम्मान विशेष की। सम्मान विशेष में इनको कई प्रमुख पुरस्कारों से नवाजा गया। इनके कार्यों के बारे में देखते हुए ही पहली बार किसी भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया और ऐसा प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय बनते हैं। 1958 में जब इनको कार्यों की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है तो इनको अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। विनोबा भावे के लिए एक सम्मान की बात यह भी थी कि विनोबा भावे का नामकरण या विनोबा भावे उनको गांधी जी के द्वारा दिया गया और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके कार्यों से प्रेरित होकर भारत सरकार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको 1983 में नवाजती है। कुछ रचनाओं के बारे में हम इनकी चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि गीताई इनकी प्रमुख रचना है। साथियों, गीताई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी माँ ने एक बार इनको ऐसे ही चैलेंज दे दिया। मतलब क्या था कि चूँकि ये मराठी क्षेत्र से आते थे तो इनकी माँ को जो था वो संस्कृतों का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो इनकी माँ ने इनसे एक बार कहा कि विनोबा आप क्या करो कि गीता का जो अनुवाद है वो आप क्या करो, इसका अनुवाद आप मराठी में कीजिए। तो इन्होंने तन मन धन से उस कार्य में लग गए और अपनी माँ के लिए गीता का गीताई के रूप में अनुवाद मराठी में किया। ये कहते थे अक्सर कि भगवत गीता मेरे अंतर मन में है या मेरी सांस सांस में भगवत गीता बसी हुई है। और बात करें कि इनके अलावा इनकी और रचनाएं हैं, जैसे मधुकर है, लोकनीति है, गीता प्रवचने है, विचार पोथी है। एक पत्रिका इन्होंने अपने समय पर महाराष्ट्र धर्म नाम से वर्धा जो आश्रम था महात्मा गांधी का, जिनका बाद में कार्यभार इन्हीं को दिया जाता है, वहाँ से ये संचालित करते हैं। तो ये इनके जीवन के कुछ सम्मान विशेष थे। आइए आगे चर्चा करते हैं ऐतिहासिक योगदान विशेष के बारे में। तो ऐतिहासिक योगदान विशेष के बारे में बात करें तो कुछ बिंदुओं से हम समझेंगे कि जीवन काल के दौरान इन्होंने क्या क्या विशेष कार्य करे। सबसे पहले बचपन से ही इनकी जो रुचि थी वो शुरू से ही विज्ञान, रसायन, अन्य कार्यों में काफ़ी रही है। भले ही ये अपने कार्यों से हमेशा एक संत की तरह, एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करते रहो, किंतु फिर भी परंपराओं के प्रति ये रूढ़िवादी रवैया ना अपनाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा अपनाए रखते थे। हर पूर्वाग्रहों पर तर्क करना, आध्यात्मिक चिंतनशीलता और तर्कशीलता इनको अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। और विज्ञान में भी खासकर रसायन विज्ञान में इतनी गहरी रुचि कि भारत को जो रंग होते हैं उनमें आत्मनिर्भर बनाना ये चाहते थे। इनके जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण जो आता है वो आता है 1916 में, जब महात्मा गांधी से इनकी पहली मुलाकात होती है। 1916 में महात्मा गांधी से
इनकी पहली मुलाकात के पहले एक वाक़या घटता है कि इन हाई स्कूल की परीक्षाएं उस समय पे हो रही होती है। लेकिन होता क्या है कि जब इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है या महात्मा गांधी के बारे में इनको पता चलता है, तो ये बाकी सब कार्यों को छोड़कर, अपनी परीक्षा छोड़कर महात्मा गांधी से मिलने चले जाते हैं। और जब पहली मुलाकात 1916 के दौरान होती है तो उन्हीं के होकर रह जाते हैं। आगे बात करते हैं 1921 में जो महात्मा गांधी के साथ भ्रमण के दौरान बाद में ये जो महात्मा गांधी का एक प्रमुख आश्रम था वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में, वहाँ पर जाकर ये कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद 1923 में महाराष्ट्र धर्म नाम की एक पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया जाता है तथा लोगों को जागरूक करना, लोगों में देशभक्ति जगाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसी कार्यक्रमों के दौरान इनका 1925 में वाईकॉम के लिए भी प्रस्थान होता है। फिर पुनः घूमते फिरते कार्य करते हुए 1945 में पावनार आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये एक ऐसा क्षण था कि जब ये प्रस्थान कर जाते हैं तो बाद में अंतिम समय तक पावनार आश्रम में रहकर अपने कार्यों को संचालित करते हैं। उसके बाद अपने जीवन के अंतिम क्षण भी ये पावनार आश्रम में ही बिताते हैं। और 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसको भूदान यज्ञ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब और चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 1959 में ये ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना करते हैं। ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना करने के पीछे इनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से कोशिश की जाए कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके, महिलाओं पर जो हिंसाएं हैं वो थोड़ा उनको कम किया जा सके, अत्याचार कम किया जा सके और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इसीलिए इन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर आश्रम की स्थापना करते हैं। भूदान आंदोलन के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। ऐसा ही एक वाक्य इनके घटता है भूदान आंदोलन के दौरान 1960 में, जब कुख्यात मानसिंह गिरोह के जो डाकू रहते हैं उन डकैतों से ये आत्मसमर्पण करवाते हैं। और चंबल के जो बागी थे वो आत्मसमर्पण करके इनकी शरण में चले जाते हैं और एक सामान्य नागरिक का जीवन जीना सिखाने वाले जो आचार्य विनोबा भावे थे, अपने व्यक्तित्व से एकदम सरल सहज स्वभाव वाले, इनके जीवन पर हमेशा इनकी माता का प्रभाव छाया रहा। वैसे तो ये अपना जो आदर्श थे वो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने संत थे, उनको मानते थे, किंतु माता का इनके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे माता की प्रवृत्ति रही है बिल्कुल वैचारिक तौर पर आध्यात्म की तरफ जुड़ाव, वैसे ही इनका भी आध्यात्म की तरफ जुड़ाव मौजूद रहा। 1960 के बाद 1975 में एक वाक्य ऐसा आता है जब इनके अनुयायी जो है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ या अन्य जो इमरजेंसी लागू होती है उसके खिलाफ राजनीतिक आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं, तो ये बहुत कोशिश करते हैं, इसके लिए मौन व्रत धारण भी करते हैं। चूँकि राजनीति में ये बिल्कुल भागीदारी नहीं करना चाहते थे, केवल संतों की भांति एक प्रकार से लोगों का कल्याण करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। और इसी से प्रोत्साहित होकर इन्होंने अपना समस्त जीवन लोगों के लिए प्रेरणा में लगा दिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने राजनीति के बारे में जानकारी नहीं थी, ये राजनीतिक, अर्थशास्त्र और दर्शन के बहुत ही गहनता से उनमें रुचि रखते थे और कई भाषाओं के ज्ञानी होने का भी गौरव इनको प्राप्त था। इसी कारण इन्होंने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा। अब आगे चर्चा करते हैं। एक बार जब गांधी जी से इनकी मुलाकात होती तो एक वाक्य गांधी जी के मुख से निकलता है
और बाद में जाकर वो वाकई में ही लोगों को महसूस होता है कि गांधी जी ने जो कहा था बिल्कुल सत्य वचन था। गांधी जी से मुलाकात के दौरान जब गांधी जी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो गांधी जी इनके बारे में कहते हैं कि बाकी लोग तो इस आश्रम में कुछ न कुछ लेने के लिए आए हैं, एकमात्र यही है जो हमें कुछ देने आया है। बहुत ही आध्यात्मिकता से परिपूर्ण और वैज्ञानिकता के प्रोधा आचार्य विनोबा भावे एक ऐसा आंदोलन संचालित करते हैं जो भारतीय इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखता है। आइए चर्चा करते हैं भूदान आंदोलन की। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी के द्वारा दान में की गई भूमि से शुरू होता है और धीरे धीरे ये आंदोलन न केवल संचालित होता है बल्कि बहुत बड़े स्तर पर उस समय पे ये फैल जाता है और लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। ये एक ऐसा स्वैच्छिक आंदोलन था जिसने न केवल भूमि स्वामियों को भूमिहीनों के प्रति एक दया भाव रखने सिखाया बल्कि उनके मध्य जो एक गहरी खाई थी उसको पाटना, उसको दूर करने का भी कार्य इस समय पे इस आंदोलन ने किया। अब चर्चा करते हैं कि भूदान आंदोलन के दौरान जब इन्होंने शुरुआत करी रामचंद्र रेड्डी के द्वारा, उसके बाद ये सिलसिला निरंतर चलता रहा और बहुत ही कम समय में लगभग 58,741 किलोमीटर की लंबी यात्राएं इन्होंने की और इस दौरान करीबन 44 लाख एकड़ भूमि एकत्रित इन्होंने की और भूमिहीन किसान हो, मजदूर हो, उनको बसाया, उनके लिए खेती करने योग्य ज़मीन उपलब्ध कराई। ये सारे कार्य आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किए गए। भूदान में जो जमींदार थे उससे ये अपना एक ही अनुरोध करते थे कि आप अपनी ज़मीन का 1.6 भाग दान दें, मतलब, और ये भी आपके लिए स्वैच्छिक रहेगा, यानी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। और ये आंदोलन का प्रभाव देखिए कि आंध्र प्रदेश में ही, जिसमें उस समय पे तत्काल तेलंगाना भी शामिल था, लगभग 200 गांव जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको वहां पर बसाया गया और ऐसे 200 गांव वहां पर ही बसाए गए। अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में भी ये आंदोलन निरंतर चलता रहा। तो भूदान आंदोलन भारतीय इतिहास का एक ऐसा आंदोलन था जिसका प्रभाव न केवल उस समय पे रहा बल्कि वर्तमान में भी लोग इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आइए चर्चा करते हैं कुछ अन्य विशेष कार्यों पर इनके, जो भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण थे। सर्वोदय समाज की इन्होंने स्थापना करी और इसके पीछे स्थापना करने का जो इनका विचार था कहीं न कहीं महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का ही परिणाम था कि इन्होंने भी जो भी कार्यकर्ताएं थे उनसे यही काम करवाया कि आप सर्वोदय समाज के माध्यम से जो है सामाजिक परिवर्तन लाएं, लोगों में अहिंसा को बढ़ावा दें और धीरे धीरे ये एक अखिल भारतीय संघ के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसका उद्देश्य ही बन जाता है अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना। आइए एक विचार हम लोग इनका देवनागरी लिपि के बारे में भी जान लेते हैं। देवनागरी लिपि के बारे में आचार्य विनोबा भावे जो थे वो एक अपना अलग ही विचार रखते थे। वो देवनागरी को विश्व लिपि बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं नहीं कहता कि नागरी ही चले, बल्कि मैं चाहता हूँ कि नागरी भी चले। अर्थात इनके कहने का मतलब यह था कि जो देवनागरी है उसको भी विश्व में स्थान मिले, जबकि जो विश्व की अन्य लिपियाँ हैं उनके भी प्रति ये अपना सम्मान प्रकट करते थे। और आगे चलकर इन्हीं के विचारों से प्रेरणा पाकर नागरी लिपि संगम की स्थापना होती है जो आज तक भारत और भारत के बाहर देवनागरी के उपयोग और प्रसार के कार्य में लगा हुआ है। निश्चित ही आज पूरी दुनिया में जो देवनागरी लिपि को लोग जानते हैं, उनके प्रति प्रेरणा जो प्राप्त हुई वो आचार्य विनोबा भावे से में विशेष रूप से होती है। अपने जीवन के अंतिम समय तक आचार्य विनोबा भावे राजनीति से दूर मानवता की सेवा में लगे रहे। हालांकि बीच बीच में इनके ऊपर 1975 में एक
घटना भी जब घटती है, जब ये अनुशासन पर्व के रूप में आपातकाल को कहते हैं कि ये अनुशासन पर्व है। इसके पीछे इनका मानना यही था कि गांधी जी का जो विचार था अहिंसा, उस समय पे आंदोलनों में हिंसा जो थी वो प्रबल हो चुकी थी, तो उनको अनुशासित रखने के लिए अगर थोड़ा सख्ती सरकार के द्वारा बरती जाए तो गलत नहीं है, ये आचार्य विनोबा भावे का मानना था। अपने जीवन में मानवता की सेवा में निरंतर कार्य करते रहे आचार्य विनोबा भावे न केवल हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। इस कार्यक्रम में आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए प्रेरणा पुरुष के साथ में। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लास में आप सभी को धन्यवाद। बढ़ाते हैं एक कदम फिर पूर्णता की ओर, वह भी निरंतर उत्साह से।